जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दें, हो गया बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिख लें भाई, ये ज़रा 2-3 मिनट दे के ना फिर मिटा दें आके आमिर भाई। हाँ जी, जब दिखा दिखा के थक गया था। अच्छा यार, अब वो भी करवाओगे मुझसे। ऐसे सोल्ड अ प्लांट फॉर 600 ऑफ 600 टू पी फॉर 780, तो ग्रॉस गेन आ गया 180। डेप्रीसिएशन से नेट करना है तो 180, गेन्स लॉसेस से खेलते हैं हम, ठीक है। 180, रिमेनिंग लाइफ 20 है। अब यकम जुलाई 6 को ये बेचा था, तो यकम जुलाई 6 से 31 दिसंबर 6 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 7, 8, 9, 3.5 नहीं बन रहे। 31 दिसंबर 6 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 7, 8 और 9, 3.5। जी बोलो, नेट करो 148.5। अब ये बेटा मैंने कहा था अलग अलग एंट्री ऐसे होती है, असल में एक ने गेन रिकॉर्ड किया तो उसको रिवर्स करते हैं, और दूसरे ने ज़्यादा डेप्रीशिएट कर दिया तो उसकी डेप्रीसिएशन को रिवर्स करते हैं। लेकिन ये अलग अलग करने की बजाय हम इनको नेट कर लेते हैं। आप नेट में देखो तो नेट में इम्पैक्ट तो यही पड़ रहा है। ये बात कल करके फिर मैंने अगली बात भी की थी कि कुछ बच्चे कहते हैं कि गेन एक की किताबों में है और डेप्शन ज़्यादा दूसरे किताबों में है, तो क्या करना है, अलग अलग करें। तो मैंने कहा था नहीं, इसको अलग अलग ना करें, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लेकिन बस गेन को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे हम, बेसिकली गेन को नेट कर रहे हैं, ठीक है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, गेन को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन मसला क्या है, फिगर वो गेन वाली ही थी जिसने मसला डाला था। इसने जो गेन रिकॉर्ड किया था 12 का, तो दूसरे ने वही एसिड महंगा रिकॉर्ड कर लिया था ना 112 पे, तो दूसरे ने वो 112 पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर ली, जिसमें 12 पे डेप्शन ज़्यादा चार्ज हो गई, तो वही 12 पकड़ के हम रिवर्स कर रहे हैं। इसलिए गेन को डेप्रीशिएट करना आपको लग रहा है, तो कहना है तो कह लो बेशक इसको, अगर एक दफ़ा लॉजिक समझ आ गई। अब ये भाई किसने बेचा है, पेरेंट ने या सब्सिडरी ने? सब्सिडरी टू पेरेंट। अच्छा, तो पेरेंट ने नहीं, सब्सिडरी ने बेचा, तो SRE डेबिट, गेन को उल्टाना है ना। देखो गेन डेबिट और PPE क्रेडिट, नेट में गेन नेट करके उसको हमने उल्टा दिया। ओके, अब ये जिसने बेचा उसके प्रॉफिट्स में, तो ऐसा। अब यहाँ पे वही मसला आ सकता है आपके दिमागों में कि गेन तो कमाया था एस ने, वो 180 उसका रिवर्स करें, और डेप्रिसिएट ज़्यादा कर दिया होगा पी ने, तो वो CRE में करें। तो उसको मैंने क्या कह दिया है कि अभी लॉजिक के बगैर बस ठीक है, इसको ऐसे ही चलाना है। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है वो फिर कभी बता दूंगा, फिलहाल ये पक्का तो कर लें, ठीक है। तो ये गेन दरअसल डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, दरअसल कहानी ये चल रही है, एक ने गेन रिकॉर्ड किया है पूरा 12, वो रिवर्स करो। दूसरे ने वो गेन पर बेचा गया एसिड, इसने जब रिकॉर्ड किया 12 रुपये से ऊपर, तो 12 रुपये डेप्शन ज़्यादा चार्ज होगी, तो 12 रुपये वाली डेप्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन रिवर्स हो रही है। लेकिन आपको लग रहा है गेन डेप्रिशिएट हो रहा है, लगता है तो लगता रहे, समझ आ गई है तो फिर अब लगने दो ताकि याद रह जाए। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट है भाई, मिटा गए, मैंने लिखना था लेकिन मिटा गया आपके सवाल की वजह से, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, इसमें आपको शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, और लेट्स से बस शेयर में छोड़ो, रीवन सरप्लस ऑफ लैंड नज़र आ रहा है। 70 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये। अच्छा, अब इधर देखो, ये 10 रुपये जो हैं, ये 110 रुपये जो हैं, इसको आप क्या कहना पसंद करेंगे? ये 10 रुपये क्या हैं, नेट एसेट्स हैं या इक्विटी है? ऐसा ही है, ये कह रहे हैं ना आप, इसको आप इक्विटी कहते हैं या इसको आप नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। अब मेरे सवाल का भी आपने जवाब नहीं दिया। ये नेट एसेट्स, ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? मेरा असल में सवाल ये होना चाहिए था, ये नेट एसेट्स की
बुक वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? अगर आपने लैंड का सरप्लस इसमें डाल दिया है तो क्या ये अभी भी बुक वैल्यू पड़ी है? जब ये फेयर वैल्यू पे नहीं, लैंड फेयर वैल्यू पे नहीं, पूरी इक्विटी फेयर वैल्यू पे आ गई। अगर मेरे सवाल में सिर्फ लैंड के ऊपर सरप्लस रिकॉर्ड होना था तो वो मैंने कर लिया और कुछ भी नहीं था। सवाल जैसे गिवन होता था, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव सेम वैल्यू एक्सेप्ट लैंड। अब इसमें कह रहे हैं हुज बुक वैल्यू एक्सीड्स फेयर वैल्यू बाय 10, तो हम कहते थे ठीक है ये 10 रुपए का सरप्लस, सॉरी हुज फेयर वैल्यू एक्सीड्स बुक वैल्यू बाय 10, तो 10 का गेन बुक कर लिया। अब ये जो 110 रुपए आए हैं, ये 110 रुपए ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, ये बुक वैल्यू नहीं है बच्चों, ये फेयर वैल्यू ऑफ, जी बेटा वो मैंने बात की थी माजरत के साथ, मैंने ये कहा था इक्विटी बराबर होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के, तो इक्विटी को एक तरह का नेट एसेट्स भी कहते हैं, ये एक ही बात है ना। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी पड़ी होती है, ये नेट एसेट्स ही तो होते हैं इसके अगेंस्ट। जी बेटा शेयर कैपिटल तो फेयर वैल्यू पे नहीं है, इक्विटी फेयर वैल्यू पे है, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे है। ये 10 रुपये मैंने शेयर कैपिटल में तो ऐड नहीं किए मेरे चांद, मैं इस डिब्बे को कह रहा हूँ जिसको आज से पहले हम इसको, अगर मैं सिर्फ इसको डिब्बा लगाऊं तो इसको मैं कहूँगा ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। ये क्या है जी? ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, ओके। और अगर मैं इसमें सरप्लस भी ऐड कर दूं, लैंड के ऊपर जो सरप्लस आया वो सरप्लस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस जब इसमें ऐड हो गया तो ये अब मेरे नेट एसेट्स की जो बुक वैल्यू थी, अब ये मेरे नेट एसेट्स की बुक वैल्यू फेयर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये 100 रुपया जो है, 100 रुपया, ये 100 रुपया जो यहाँ पर बन रहा है, छोटे डिब्बे का टोटल क्या बन रहा है? 100 रुपया बन रहा है ना। ये वो चीज़ है जिसको आप कहा करते थे बुक वैल्यू, नेट एसेट्स हम कहते थे ना, ठीक है। ये क्या है? ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। और ये जो 110 हो गया है, अब ये क्या है? ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। इसको समझें, इसको हजम करें तो फिर मैं आगे चलूँ। एसेट्स इक्वल होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के। मेरे पास सारे एसेट्स मिलाकर 100 रुपये के पड़े हैं, 70 रुपये इक्विटी में है, 30 रुपये लायबिलिटी में है। मैं कहता हूँ यार इसको रीअरेंज कर लो, मैंने ये बात बताई थी आपको और कई बार बताई थी। वैसे इक्विटी होगी, अगर मैं रीअरेंज करूँ तो इक्विटी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ में, ठीक है। तो इक्विटी 70 रुपये की है, ये 100 माइनस 30 के बराबर ही होगी। तो मैंने कहा था इक्विटी को हम एक तरह का, इक्विटी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि इक्विटी जो है वो एक तरह के नेट एसेट्स होते हैं। और मैंने कई बार ये बात यहाँ पर लिखने की भी कोशिश की थी कि इसको आप इक्विटी या नेट एसेट्स बोल दें, बात एक ही है। ये वही बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आपकी जो इक्विटी है ना, इक्विटी ये 70 रुपये की आ रही है। अब आप कहें इस 70 रुपये में से लायबिलिटी माइनस क्यों नहीं हो रही है? भाई ये इक्विटी या नेट एसेट्स के अगेंस्ट बराबर होती है, और नेट एसेट्स क्या है? 100 माइनस 30। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इंट्रो में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो ये इक्विटी एक तरह की वर्थ है, और वर्थ क्या होती है बिजनेस में? नेट एसेट्स, ठीक है। तो इसके बराबर अकाउंटिंग इक्वेशन है ना बेटा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो बचपन में पढ़ी थी, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं आप लोग। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आप सबसे बुनियादी चीज़, स्टार्ट ही आप अकाउंटिंग यहाँ से करते हैं। पता नहीं आपने अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से की थी, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो मतलब मैं जब इंट्रो पढ़ाता था तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से बच्चे को फिर जर्नल एंट्री पे लेके आता था। अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे बुनियादी चीज़ है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन उसी की बात हो रही है। तो ये मैंने फिर भी कोई मसला नहीं, मैंने आपको ये बात बोर्ड की परली तरफ, जो परला हिस्सा नहीं है बोर्ड का, उस पर पहले 2-3 दिन में 1-2 बार लिख कर भी बताया था कि इक्विटी बराबर होती है एसेट्स लेस लायबिलिटीज के। यानी यूं कह लें इक्विटी एक तरह के नेट एसेट्स हैं। यानी यूं कह लें ये डिब्बा जो है, ये डिब्बा जो है, अगर सिर्फ इतनी बात बता रहा हो तो ये डिब्बा जो है ये नेट एसेट्स ऑफ एस हैं, लेकिन उनकी बुक वैल्यू। लेकिन जब इसमें हम रीवैल्यू सरप्लस डाल दें या लॉस डाल दें तो यही डिब्बा जो है नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में फर्क है ही क्या? सरप्लस का।
फिर भी सवाल है तो पूछें, अभी भी सवाल है तो पूछें, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दी ये वाली बात। ऐसे जाके दोबारा से इक्विटी एक तरह के नेट एसेट्स हैं। सुकून से तसल्ली से समझें। ये अगर बात समझ नहीं आ रही तो आगे चलने का फायदा ही कोई नहीं है। ये बहुत अहम बात है। जी बेटा, बेटा ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है ना जी। ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स नहीं होता, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू नहीं है ना, कॉस्ट लेस अकोमोडेशन पुरानी वैल्यू के ऊपर पड़े हुए हैं एसेट्स। नहीं, अब ठीक क्यों है? अब ठीक क्यों है? अब ठीक कैसे है? एसेट्स में टोटल जो है वो 70 रुपए के एसेट्स पड़े हैं, जिसमें आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो कोई 40 रुपए के पड़े हुए हैं और करंट एसेट्स जो हैं वो 30 के पड़े हुए हैं। इसके अगेंस्ट आपको ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है? पता है ये बात? अल्लाह माफ़ करे। तुसी जरा बाद से जरा आओ ना क्लास तो बाद, जरा मैनू दसो तुसी पढ़ के कितों। हाँ, फिर वो उसको पकड़ूंगा मैं जिससे पढ़ा है, ठीक है? अच्छा जी, मुझसे पढ़ा है तो इंट्रो मैं पढ़ाता नहीं हूँ भाई। अच्छा, ये एसेट्स हैं बेटा, नहीं है ना, ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और इसके अगेंस्ट इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? तो इक्विटी के अंदर अब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? हम इक्विटी के अंदर कहते हैं जी शेयर कैपिटल पड़ा है 70 का। अच्छा, ये एसेट 100 के थे, 100 के थे, सॉरी, इसको 100 करो। ये जनाब चल हूँ तेनों की मौत पैगी, चल हाँ, ये जनाब 70 के और ये 30 के, 100 था ना हमारी एग्जांपल में। ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है। अभी मैंने सरप्लस नहीं डाला इसमें, ठीक है? शेयर कैपिटल इसमें मेरी एग्जांपल के अंदर कितना है? 70 का। रिटेन्ड अर्निंग मेरे पास हैं 30 की, ठीक है? अभी लाइबिलिटीज़ इसमें डाल दें तो इसको ज़्यादा बढ़ा लें फिर, नेट एसेट्स, ठीक है? तो ये 100 है। एक मिनट, इक्विटी बराबर होती है नेट एसेट्स के, ठीक है? इक्विटी का टोटल यहाँ पर हमने 100 लेना है ना, तो यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज़ हों तो वो एसेट्स और बढ़ा लेंगे, ठीक है? लेट्स से 20 रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास जो एसेट्स पड़े होते हैं ना, वो कहाँ ये जा रहा होता है? 120 के करना है, यहाँ पे भी 120 करना है, इसको करो 50। ये मेरी एग्जांपल अब बन गई, तैयार होगी। कहाँ यूँ जाता है? अगर आज बिजनेस बंद हो तो ये सारे एसेट्स बिक जाएंगे। ये सारे एसेट्स बिक कर ये 20 रुपए की लोगों की लाइबिलिटीज पे कर देंगे, बाकी सारे के सारे पैसे किसके हैं? ओनर्स के। अब इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, ये पुरानी कॉस्ट के ऊपर ही पड़े हुए एसेट्स हैं, ठीक है? तो अब मैंने ये कहा, अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए लाइबिलिटीज जीरो हैं। लाइबिलिटीज क्या अज्यूम कर लो? जीरो, ठीक है? और यही हमारे एसेट्स हैं। थोड़ी देर के लिए लाइबिलिटीज जीरो अज्यूम कर लो, ज़्यादा आसानी। वैसे तो इससे भी समझ आ रहा था एग्जाम्पल से, लेकिन मैं और सिंपल करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर, वैसे ये बात मुझे फंसाएगी, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था FAR2 की क्लास में। खैर एनीवेज, सुन लो कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अभी भी मौका है जी। अब लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज बिजनेस की है ही नहीं, 1 रुपया मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है? अगर आज मैं ये सारे एसेट्स बेचूं तो ये पैसे किसके हैं? मुझे मिलेंगे, अकाउंटेंट को, या तुम्हें मिलेंगे, अकाउंटिंग पढ़ने वाले छोटे अकाउंटेंट को? भाई ओनर्स के हैं। ये मतलब होता है इसका, इक्विटी इज बैक्ड बाय एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना? इक्विटी इज बैक्ड बाय। अब मैंने यही बात की थी कि अगर आप इक्विटी में से लाइबिलिटीज, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते, तो जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो वो नेट एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है? ये तो सबसे आसान केस होगा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम लाए इसके अंदर लाइबिलिटीज, हमारे बिजनेस में कुछ लाइबिलिटीज भी हैं जी, को बिल शिल पड़े हुए थे, तो ये 120, ठीक है? और इसके अगेंस्ट डबल एंट्री सिस्टम है, लाजमी है कि दूसरी तरफ भी आपके पास एसेट उसके बराबर होंगे। अब हमने कहा अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो ये कहलाते हैं नेट एसेट्स। ये 100 रुपए के नेट एसेट्स, ये 100 रुपए की इक्विटी के बराबर ही है, होना भी ऐसे ही है, ठीक है? तो ये लफ्ज मैंने आज से कुछ दिन पहले बोला था यहां पर कि ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा ऐसे बोला था,
ये यूं बोला था हमने, ठीक है, ये हमने यूं कहा था, ये अल्फाज तो आपको याद होंगे, अगर ये नहीं है तो फिर भाई अल्लाह माफ़ करे, फिर की कर सकता मैं। ये क्या है जी, नेट एसिड्स ऑफ एस, ठीक है, नेट एसिड्स ऑफ एस, ठीक है, इसी को इक्विटी भी ऑफ एस भी कहते हैं हम, इसी को नेट एसिड्स ऑफ एस भी कहते हैं। ये पुरानी बात है, इसके अंदर हमने सरप्लस या लॉस नहीं डाला था, यानी एसिड सब्सिडरी के जो एसिड्स, इक्विटी के अगेंस्ट एसिड्स ही पड़े हैं ना, ठीक है, तो सब्सिडरी के सारे एसिड्स अगर बुक वैल्यू पे पड़े हैं तो उसकी अगेंस्ट जो इक्विटी पड़ी है वो इक्विटी की भी बुक वैल्यू ही है भाई। फिर अब आप कह रहे हो शेयर कैपिटल बुक वैल्यू कहां से आ गई, भाई मैं कह रहा हूं इक्विटी एक तरह के नेट एसेट्स होते हैं, इसके अगेंस्ट, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट पड़ा है, डबल एंट्री सिस्टम में जी रहे हो आप, पता नहीं कहां जी रहे हो आप। अब मैं ये कह रहा था कि ये 100 रुपया बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स था, ठीक है, अगर हम इसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस डाल देते हैं लैंड का, हम कहते हैं हम सब्सिडी को एक्वायर करने जा रहे हैं, इसकी आज फेयर वैल्यू जो है वो 10 रुपए से ज्यादा है बुक वैल्यू की निस्बत, तो अब जब आपने ये वाला टोटल कल परसों किया था तो ये जो 110 रुपए आए हैं, क्या ये बुक वैल्यू है? अभी भी नहीं, अब ये नेट एसेट्स की क्या बन गई, फेयर वैल्यू। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इधर एसेट को बढ़ाना है, देखना कितने से बढ़ाना है, आपने 10 रुपए से बढ़ाना है ना, ठीक है, आपने जब इस एसेट को करना है 90 80 10 रुपए से बढ़ा, तो यहां पर आपको इक्विटी आइटम्स के अंदर एक चीज और ऐड करनी पड़ गई, वो 10 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये कहानी इस तरह से चल रही होती है भाई मेरे, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये क्या है जी, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और जब आप इसमें 10 को ऐड कर लें तो ये 110 क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अल्लाह करे आप समझ आ गई हो, ठीक है। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, ये 110 वाली चीज एनसीआई दोबारा, अब ये एनसीआई कोई नहीं है हमारा, एक रुपया का शेयर किसी को और के पास नहीं है, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट 110 वाली मैंने 112 में खरीदी, तो 2 रुपए की क्या आ गई, गुडविल, ठीक है जी। और ये सही गुडविल है, ये मैंने कहा था अगर हम इन एसेट्स को फेयर वैल्यू पर नहीं लाते तो ये 100 पे पड़ा होता, हम कहते 100 वाली चीज हमने 12 खरीदी तो 12 रुपए गुडविल में आ जाते, जो गलत था, ठीक है। गुडविल को सही करने के लिए IFRS 3 और 10 कहते हैं अपने एसेट्स को, सब्सिडरी के एसेट्स को एक्विजिशन डेट पर लेके आओ फेयर वैल्यू पे, जब उसको एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर जाते हैं तो फिर ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं रह जाती, ये गेन लॉस डालने से नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बन जाती है। ये मैं क्यों इतना खप खप के समझाता रहा आपको, उसकी वजह ये है कि आई कैप ना आजकल पता है क्या कर रहा है, आई कैप आजकल ये गायब कर देता है, ये गायब कर देता है, अक्सर यहां से खेल रहा है, लफ्ज देगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट देगा, टोटल अलग अलग नहीं देगा, और सरप्लस की रिकॉर्डिंग करवाएगा। 2 सवाल करवाने अभी मैंने इसके हिसाब से, ठीक है। तो असल में ये कहानी क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि अगर आप सरप्लस या लॉस नहीं डालेंगे, ये नेट एसेट्स हैं, ये समझ नहीं आ रही असल में आपको, नेट एसेट्स, इक्विटी इज जस्ट लाइक नेट एसेट्स, ठीक है। अब ये नेट एसेट्स यानी ये एसेट्स या इक्विटी की फेयर वैल्यू कब है, जब सरप्लस लॉस डाल दें, इक्विटी की फेयर वैल्यू नहीं है जब सरप्लस लॉस ना हो। अब सवाल के अंदर वो फनकारी लगाएगा क्या, कभी वो कहेगा इक्विटी की फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, अब ऊपर वाली सारी कहानी गायब कर देगा, कोई इक्का दुक्का चीज बीच में डलवाने की कोशिश करेगा, वहां से फिर आपको मार पड़ेगी अगर ये बात क्लियर नहीं है। तो अभी भी इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, सरप्लस या लॉस डाल दें तो ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, इसमें कोई मसला है तो अभी भी पूछ लें, वरना फिर बहुत सारे सवालों में आगे चल के आपको मसला आने वाला है, इसलिए क्लियर करें इसको। चलें आगे, चलें जी बेटा, जी हाँ, गुडविल फेयर वैल्यू की वैसे ही निकलती है। आप क्यों 110 वाली चीज के क्यों 112 दे रहे हैं, अगले का नाम शाम है ना, हैं? अच्छा जी, चलें आगे चलें। नहीं, वॉल्यूम 1 अभी ला रहे हैं ना आप लोग, मैंने मना नहीं किया आपको कि आप, मैंने कहा था ना 2 दिन लाना है, अब मैं कह रहा हूं आपने अगले 2 हफ्ते लाना है, चाहे मैं 1 दिन पढ़ाऊं, सजा है आप लोगों की कल से, ओके। आज मैं गुजारा कर लेता हूं, भाई जरा बुलाओ असगर को, 2 हफ्ते आपने लेके आना है, चुप कर जाओ। क्या, वो मैं बता देता हूं, बता दूंगा, ओके।
ज़रा आ जाएं आप IS 38 में। भाई ज़रा असगर को बुलाएं जल्दी से। आमिर अभी तक आप निकल रहे हैं स्लोली स्लोली, हद हो गई। ये देखें, छोटा सा सवाल है, बहुत मजे का सवाल है। इसकी रिक्वायरमेंट अजीब सी है, पुरानी बात है शायद, मुझे तो अटेम्प्ट, मेरे तो मिटी हुई है, आप देख लें अटेम्प्ट आपके पास किताब। मैं वैसे ही अटेम्प्ट दिखा देता हूँ आपको। अच्छा अटेम्प्ट दफा करो, पुरानी बात है। आप इधर देखो जी, ये मैंने बी रिक्वायरमेंट करानी है आपको। ओके, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। भाई ये सवाल IS 38 में पेज नंबर 260 पे है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 14, ये एक प्रिंट करा दो। और फिलहाल एक और सवाल भी था, वो पता नहीं मैंगो के कौन सा, ऑरेंज कौन सा, याद है उसमें आया था, मैंने जुगाड़ लगा के करवा दिया था। मैंने कहा था कंसल्टेशन करेंगे तो वापस आएंगे। यार वो बता दो सवाल प्लीज। वो मैंगो लिमिटेड को एक्वायर किया था, और पता नहीं बताओगे? कितने जालिम हो आप लोग। अल्लाह करेगा मुझे मिल जाएगा, मेरा अल्लाह है ना। एप्पल लिमिटेड। भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 से पर 8 है। एक तो ये कॉपी करा लो, 256 सफ़े पे है, ठीक है। और उसके बाद 5 से पर 14 है, 8 और 14, ये आप कॉपी करा के सबके लिए ले आए जल्दी से, चाहे कल भी लेके आना पड़े इनको, लेकिन यही इनके पास होने चाहिए। वॉल्यूम 2 में से, वॉल्यूम 1 से कोई भी होगा मैं कॉपी करा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने 2 हफ्ते तक किताब लेके आनी है, सजा है आप लोगों। अच्छा सुने, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ गुडविल एंड ब्रांड। वाह वाह, इंटेंजिबल्स की, इंटेंजिबल्स के लेजर बनाने हैं। शोइंग इनिशियल रिकग्निशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये हम कंसोलिडेशन के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? Zoc Incorporation is a multinational company. As part of its vision to expand business in South Asia, it purchased majority shares in a locally incorporated। अच्छा, मोमिन लिमिटेड को खरीद लिया इन्होंने, यानी कि यहां से आगे कंसोलिडेशन की कहानी चलेगी। आगे बढ़ो। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जनवरी 2007। परसेंटेज ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय Zoc 90%। पर टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ मोमिन कितना है जी? अच्छा, ये अब बहुत ही बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, इसको मिलियंस में कर लें तो ये 500 मिलियन रुपए हैं। इसको डिवाइड करो 10 से तो 50 मिलियन शेयर्स बन गए। ऐसे ही है, मैंने कहा कहीं जरूरत पड़ ही जाते हैं। परचेज प्राइस पर शेयर, आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम जो खरीदने गए, इन्वेस्टमेंट इन एस, यार इसको उठा दो, इसको खड़ा हो जाए। एजाज पता ही आपको किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, जो काफ़ी देर से है नहीं, इसके साथ वाला जो है, ये छोटा शैतान जो है, खड़ा कर दो इसे, खड़ा कर दो इसे। उधर पीछे चले जाओ, उधर कॉस में फ़ोन यूज़ कर रहा था, साइड पे हो जाओ, कैमरे के आगे से हट जाओ। चलो, ये वही है CME की क्लास में हाइब्रिड में मोबाइल यूज कर रहा था, मोबाइल। चलो इधर ही खड़े रहो, फिर बैठना नहीं है। अच्छा, साथ वाले को माफ किया है, पता नहीं क्यों, तुम्हारा ये डबल वाला मामला था ना, दूसरी क्लास में लगातार ऐसा। अच्छा जी, सॉरी वापस। परचेज प्राइस, वो जो गप्पे ऐसे ले करके मैं बताता हूँ अभी, तो ठहरो, अभी क्या बताऊँ तुम्हें, छोड़ो तुम, मैंने जो देखा तुमने नहीं देखा, छोड़ो। अच्छा जी, आज तक हमें इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर गिवन होती थी, आज वो भी उसने पर शेयर बता दी, ठीक है। हर शेयर मोमिन लिमिटेड का हमने 30 रुपए का खरीदा। अब कितने शेयर्स खरीदे, ये तो निकल आया यहीं से ही, ये 50 मिलियन शेयर्स निकाले थे ना हमने। अच्छा, इंटू 90% करेंगे तो ये टोटल पेड अप कैपिटल है ना, उसमें से 90 हमने खरीदा है, तो 50 मिलियन शेयर्स में से 90% हमने खरीदने हैं। कितने? 45। हर शेयर कितने का? 30 रुपए का, 45। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे निकली। खैर चलें देखते हैं आगे। ये मैं इसलिए मैं आपको खप रहा था वो सारी बात से। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ मोमिन, इसको भी छोड़ो। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन और नेट एसेट्स ऑफ मोमिन 2 बार लिख रहा है, तो फिर दूसरे में फेयर वैल्यू, तो पहले में क्या है फिर? बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब कहानी शुरू करते हैं उसी तरह से।
यहां पे मैं वर्किंग वन किया करता हूं, ऐसे क्या पता नहीं आगे बैलेंस शीट बनानी है क्या बनाना तो बात की बात है, ठीक है। वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये मुझे पता चल गया कि शेयर कैपिटल ऑफ एस कितना है, ₹500 है कि नहीं, ये पता है कि नहीं, ये 500 मिलियन, मिलियन में सवाल कर रहा हूं, ये 500 मिलियन, गॉट इट। अगली बात, इसमें से हमने 500 मिलियन में से हमने कितने खरीदे, अब 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 किया है, 50 मिलियन आ गया। आज ये भी हम निकाल रहे हैं मुश्किल से बड़ी इन्वेस्टमेंट की फिगर कैसे निकलेगी जी, यूं हम लिखकर बताएंगे। 50 मिलियन शेयर्स है, 50 मिलियन शेयर्स है इंटू 90% इज इक्वल टू 45 मिलियन शेयर्स इंटू ₹30 पर शेयर। तो ये आज आपने करके दिखाई फिगर, पहली बार ऐसा करना पड़ा, ऐसे ही है ना जी, 13, ठीक है। तो ये बात मुझे पता लगी थी, मैंने लिख ली जहां लिखना था 500, फिर ₹30 को यूज करके इन्वेस्टमेंट निकाली। अब वो कहता है नेट एसेट्स ऑफ मोमिन एज पर 2006 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने ये किस दिन एक्वायर किया इसको, 1 जनवरी 7 को, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2000, यही वो फिगर्स हैं जो बैलेंस शीट में नजर आ रही थी, ठीक है। और इनकी फेयर वैल्यू तो नहीं होनी, हो तो एक्विजिशन के लिए हम फेयर वैल्यू पे लाते हैं। इसका मतलब ये 650 क्या है, ये हमारे इस मोमिन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी बुक वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वही वाला सवाल जरा ओपन कर लें, वो जो अभी सिखा के आया हूँ जो सारा, उसमें फिर आपसे ऑप्शन ले लूँ ना। मुझे बताओ, अगर आपको सवाल के अंदर वो ये भी बता देता, यूं कहे कि बुक वैल्यू ऑफ एस इक्विटी इज 10 एंड फेयर वैल्यू इज बुक वैल्यू ऑफ एस इक्विटी इज 100 एंड फेयर वैल्यू इज 110, तो कहां से चलना पसंद करोगे? जब 110 दे रहा है तो 100 क्यों लेना, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। तो 650 से चलना चाहेंगे या 1100 से, 100 से चलना चाहेंगे या 110 से? तो हमने वो डिब्बा ऐसे ही बना देना है। क्या करें, 500 लिखा है, नहीं गिवन रिटेन्ड अर्निंग, नहीं गिवन रीवैल्यूएशन सरप्लसेस, सिर्फ इतना पता है कि इस डिब्बे का जो टोटल होता था वो फेयर वैल्यू सरप्लस लॉसेस की एंट्रीज के बाद फेयर वैल्यू उसने टोटल बताई नेट एसेट्स की। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना आ गया जी, कितना, 1100। गॉट इट, ये समझ आई बात। ये इसलिए वो इतनी खपखपैया चल रहा था। आपको क्या लगा कि मैं इंट्रो पढ़ाने लग गया हूँ? मेरी मजबूरी थी पढ़ाना, ये समझ ना आता तो मैं आगे लेकर नहीं चल सकता था आपको, वरना मारे जाते, एक सवाल नहीं कई सवालों के अंदर। चलें खैर, बहरहाल। अच्छा, अब ये 1100 जो है ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। इस तरफ लिखता हूं जरा, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। लेकिन इसमें एक मसला है, बहुत सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पर ले आए हैं ये, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स तो है, लेकिन इसमें इंटेंजिबल्स की फेयर वैल्यू अदर देन इंटेंजिबल्स। तो कोई मसला नहीं बेटा, जो रह गया वो हम किस लिए, हम उसको फेयर वैल्यू पे ले आएंगे, जिसका रह गया उसको हम ले आएंगे, ठीक है। अब असगर को दोबारा बुलाना है जरा, आज सर से 10 मिनट मांगने। अच्छा जी, वो डिस्कशन नहीं करनी क्लास की, एक्स्ट्रा की। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर, चुप चुप, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अदर देन इंटेंजिबल्स 1100 है, हमने लिख दी। अब जो फेयर वैल्यू पर नहीं है उनको फेयर वैल्यू पर हम ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। आगे पढ़ो। मोमेन लिमिटेड हैज एन एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अदर। हैज एन एस्टैब्लिश्ड का मतलब इसका इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। पर अगर वो यूं लिखता मोमेन लिमिटेड हैज परचेज्ड अ ब्रांड, तो वो परचेज होता, वो उसी किताबों में आता। लेकिन वो कह रहा है फेयर वैल्यू सारे एसेट्स की अदर देन इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल की डिटेल में क्या बता रहा है, मोमेन के पास एक हैज एन एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम बदर। अब ये उसके पास है, परचेज नहीं किया, उसके पास है, तो इंटरनली जनरेटेड है। बुक वैल्यू इसकी क्या होनी है, 0। क्या बोला है, 10 मिनट, खुद से ही बोल दिया 10 मिनट। अच्छा सुन लिया होगा। अच्छा सुनो जी, मेरे ख्याल में तो मोमिन हैज एन एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट,
हाँ उसकी अपनी उसके पास है, उसका अपना नाम बना है। 12 से तो ये लग रहा है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ बदर। अच्छा वैसे भी बुक वैल्यू इसकी कहीं गिवन नहीं होगी तो इंशाल्लाह वो जीरो ही अज्यूम कर लेंगे वैसे भी आप। पर इस जुमले से मुझे ये नजर आ रहा है कि शायद इसी वजह से वो ऊपर किताबों में नहीं होगा, वो इंटरनली जनरेटेड जो था। इसके पास एक प्रोडक्ट लाइन, एक ब्रांड नेम है, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ ज़ौक इन कॉर्पोरेशन, यानी हम जो खरीदने गए थे, अ फर्म ऑफ स्लैशेस हैज वैल्यूड द ब्रांड नेम एट 100। कहीं पे बुक वैल्यू गिवन है तो आप वैसे भी गुजारा कर सकते थे आप, अगर ये क्लियर ना भी होता तो कहीं बुक वैल्यू है ही नहीं तो बस नहीं है रिकॉर्डेड, नहीं है रिकॉर्डेड तो इसका मतलब इंटरनेटेड ही होगा। बहरहाल आपकी बुक वैल्यू यहां पर कितनी है जी, 0, और फेयर वैल्यू उन्होंने कितनी बताई, 100, तो गेन कितना आ गया, तो ये रीवैल्यू सरप्लस लिखा था आई थिंक, है ना, 100। आगे वो कहता है विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल ऑन यकम जनवरी 7 दिन खरीदने के, और एक्सपेक्टेड है कि ये यूजफुल लाइफ पे इसके फैला हुआ है फायदा, ठीक है। अब ये मामला वही आ गया, ये सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू है, लेकिन इसमें इंटेंजिबल्स की फेयर वैल्यू नहीं है। वो उसने अलग से बता दिया कि एक ब्रांड पड़ा है, हैज एन एस्टैब्लिश, कहीं परचेज नहीं लिखा हुआ तो इंटरनली जनरेटेड है। अगर इंटरनली जनरेटेड है तो फिर सेपरेट फाइल में हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमें IFRS 3 और 10 क्या कहते हैं कि जी नहीं, आपको ये भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, कल भी बात की थी इस पर, ठीक है। अब ब्रांड बोलो बोलो बोलो, 100 से बढ़ाना है तो ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, लेकिन ब्रांड आज बैलेंस शीट में नहीं डेबिट होना, आज उसने रिक्वायरमेंट में ब्रांड का लेजर हमसे मांग लिया, तो कोई मसला तो नहीं है ना, यही बैलेंस शीट में आता था, तो ये आज रिक्वायरमेंट, अजीब सी रिक्वायरमेंट आज। चले खैर पुराना सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट आते हैं बड़ी बड़ी अहम इसके अंदर थी, ठीक है। तो ब्रांड डेबिट कितने से, 100 से, और सरप्लस इन वर्किंग 1 इधर कितने से, 100 से। अब ये क्या है, ये ब्रांड ऐसे लिखते थे ना, ब्रांड का रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिख दे बस वर्किंग 1 लिख दे, वर्किंग 1, डेट लिख दें, किस दिन ये हुआ, यकम जनवरी 2007, जब खरीदने गए तो हमने एक ब्रांड को रिकॉर्ड किया, मतलब एक ब्रांड को उठा के फेयर वैल्यू पर लाए, ठीक है। अच्छा अब जब सरप्लस, ब्रांड का रीवैल्यू सरप्लस आ गया तो अब ये फेयर वैल्यू कितनी बन गई, 1200। अब ये फेयर वैल्यू जो है, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स बन गई। और बोलो बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू सारे एसेट्स की उसने खुद बताया 650 थी, इसमें पता नहीं कितने कितने सरप्लस डाले, कोई लॉस डाला हमें नहीं पता, लेकिन उसने फिर अगली फेयर वैल्यू दे दी नेट एसेट्स की। हमने कहा फेयर वैल्यू से शुरू करेंगे, बुक वैल्यू को छोड़ो, ना रिटेन अर्निंग है ना कोई और चीज है, डेटा कंप्लीट नहीं है, ये फनकारी है, मैंने कहा लगा रहा है, तो फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की दे दी, हमने कहा पकड़ लो इसको। अब अगली बात ना होती तो ये 1100 को हम कंपेयर कर लेते, लेकिन साथ ही उसने बताया ये फेयर वैल्यू सारे नेट एसेट्स की नहीं, इसमें इंटेंजिबल्स अभी नहीं है, बाकी सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू ये है। हमने कहा अच्छा इंटेंजिबल के बारे में कुछ बताओ, कहने लगा जी इंटेंजिबल्स में से ना एक ब्रांड है जो हमारे पास है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हमारा, तो मैंने कहा अच्छा इंटरनली जनरेटेड, वो जो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, हाँ लेकिन है तो सही, हाँ हमने कहा ठीक है हम वो कीमत लगवाते हैं, कीमत लगवाई 100 रुपया थी, एंट्री की ब्रांड डेबिट सरप्लस वर्किंग 1 में क्रेडिट। अब ये 1200 रुपये की जो आपके पास आई है इक्विटी, ये उसकी फेयर वैल्यू है, इक्विटी की या नेट एसेट्स की अब फेयर वैल्यू आ गई सारे बिजनेस की, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स आ गई, ओके, ऑल लिखा है मैंने, लफ्ज ऑल लिखा है, हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स आ गई, डन। अच्छा अब एनसीआई भी है, एनसीआई भी है, तो 90% अगर एनसीआई है तो 10%, 90% अगर हमारा है तो 10% एनसीआई, कितना जी, अब 1200। जो ये आंसर निकलता था उसी का ही प्रोपोर्शनेट शेयर देना है ना, अगर फेयर वैल्यू पर एनसीआई नहीं रखना तो प्रोपोर्शनेट शेयर इसी डिब्बे का देना है, ठीक है। तो ये बड़े वाला डिब्बा जो मैंने लगाया थोड़ी देर पहले, चलो छोड़ो अब, तो 1200 इंटू 10% इज इक्वल टू 120, ये कहां जाएगा, अभी तो देखो इसकी एंट्री है एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एनसीआई, मैं तो नहीं बना रहा, रिक्वायर्ड नहीं है, गॉट इट। उसके बाद क्लोज करो इस वर्किंग को, गुडविल आ रहा है या नहीं, गुडविल आ रही है, नेगेटिव तो नहीं है ना, कितनी गुडविल है, 200, लो जी इसका भी अकाउंट उसने मांगा हुआ था, ये गुडविल हम एंट्री करते थे ना बैलेंस शीट के अंदर, गुडविल डेबिट और एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, आज बैलेंस शीट नहीं है, आज यही कहां पे ले आओ, गुडविल के अकाउंट, गुडविल,
जी, ये भी वर्किंग यकम जनवरी 2007 को जब हम सब्सिडरी को एक्वायर करने गए तो उसमें हमें गुडविल के पैसे देने पड़े 270। डन जी, कोई मसला? अगली बात उसने क्या की थी मेरे बच्चों, अगली बात उसने ये की थी, इधर देखो, यहां पे ही बात हुई थी, अगर आपने गौर किया हो तो यहां पे ही बात हुई थी। ये देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यूजफुल लाइफ कितने विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, और इक्वली है तो इसका मतलब यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर करेंगे, इसका मतलब आपका ब्रांड जो है वो अमोर्टाइज होगा। तो पहले साल के एंड पे अमोर्टाइजेशन लोगे 100 डिवाइडेड बाय 10, कितना? 10। अच्छा, और उसके बाद इस ब्रांड को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना होता है अगर जो कभी ये लाइफ वाला है ना, लाइफ वाला है, तो अगर कोई इंडिकेशन होगा तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, वरना नहीं। अब आगे पढ़ें। एन इंपेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड आउट पहले साल के एंड पे, विच इंडिकेटेड एन इंपेयरमेंट ऑफ इतने इन वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे चुप है तो इसका मतलब ब्रांड इंपेयर नहीं हुआ। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इंपेयरमेंट कितनी है? 0। ऐसे ही आपको पता होगा, अगर होती तो वो भी लिख लेते। क्या ख्याल है? क्लोजिंग आ गया? बेटा वो 31 दिसंबर 8 है ना, मैं अभी 31 दिसंबर 7 पे खड़ा हूं ना, कुछ तो समझो, मैं फुल स्टॉप के बाद चला गया हूं तो कोई वजह तो होगी, ठीक है? 31 दिसंबर 7 पे इंपेयरमेंट टेस्ट जो हुआ है उसमें इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल है, ठीक है, ब्रांड नहीं है। तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 2007 पे क्लोजिंग 90 का आ गया। लो, ये अगले साल क्या हो जाएगा? यकम जनवरी 8 पर ओपनिंग। अब पढ़ लेते हैं आगे भी, कितना? 90। अच्छा, अब अगली बात गुडविल के बारे में 2007 के एंड पे क्या हुक्म है जी? गुडविल तो इंपेयर हो गई है दोस्तों 50 से, तो इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट वो बनाना नहीं है हमने, CRE SRE, ये पार्शियल गुडविल है ना, पार्शियल गुडविल। तो अगर इसका इंपेयरमेंट लॉस है तो उसकी एंट्री होगी CRE डेबिट, ऐसे रिवाइज कर रहा हूं, CRE डेबिट और गुडविल क्रेडिट, लेकिन CRE का अकाउंट हमें रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए बस छोड़ो। कितनी इंपेयरमेंट है जी? 50 की। 31 दिसंबर 2007 पर गुडविल आपकी कितनी रह गई फिर? 220 की पड़ी हुई है। यकम जनवरी, ये अच्छा सवाल है, जरा गुडविल को भी समझा देता है थोड़ा सा, ठीक है? 220। अच्छा, अब 2008 वाला साल जो है ये भी चलता एक मिनट चलता एंड हुआ होगा। तो सबसे पहले तो अमोर्टाइजेशन हमने चार्ज की होगी, क्योंकि ये लाइफ, ये डेफिनेट लाइफ वाला है ना, तो इसने तो 10 ही है ना। इंपेयरमेंट हुई होती तो गड़बड़ हुई होती, इंपेयरमेंट नहीं हुई तो पुराना काम ही चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, इंपेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 8। इसमें अब क्या मुसीबत पड़ी है? इंडिकेटेड डिक्रीज इन 13.5 मिलियन ओल है। अब इस दफा गुडविल को कुछ नहीं हुआ, गुडविल को कुछ नहीं हुआ, गुडविल नहीं हुई इंपेयर, बट ठीक है। तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, लेकिन इस दफा मौत किसको पड़ गई? ब्रांड को। तो ब्रांड जो है, इंपेयरमेंट कोई नहीं है, मैं वैसे 0 लिख देता हूं, जरूरत नहीं थी, ठीक है? इंपेयरमेंट कितनी हो गई? तो फिर 31 दिसंबर 2008 पर कैरी डाउन क्या आ गया? 66 पॉइंट। कैसा लगा ये सवाल? इस सवाल में ये जो वर्किंग है ना, ये आपने इस जैसी ट्राई करनी है, ट्राई टू प्रिपेयर सेम वर्किंग फॉर पास पेपर। कौन सा दिया अभी आपको? एप्पल वाला पास पेपर 8, एप्पल लिमिटेड। अब करना क्या है इसके अंदर? इधर देखो, करना क्या है, सिर्फ आपने कोशिश करके बिल्कुल ऐसा ही, मैंने ना ये काम जो है ना आपको 8वें का ये जुगाड़ लगाया था हमने, मतलब उस वक्त गुजारा किया था ना,
तो गुडविल कैसे निकालती, देखो बैलेंसिंग, ये नहीं करना आपने, यही काम अब करके लाना है, क्योंकि आपसे ऑनवर्ड्स वैसे ही आपने एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। अब आपने सवाल में देखना है उसने आपको यहां कौन सी चीज दी हुई है, कौन कौन सी चीज उसमें रहती है, वो ऐड करनी है आपने इंशाल्लाह, और सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालनी है, और फिर इन्वेस्टमेंट की फिगर डालनी है, और फिर कोई एनसीआई नहीं है, इस सवाल में नहीं था एनसीआई, होल शेयर होल्डिंग दी थी, तो इसलिए कोई एनसीआई नहीं होना, और गुडविल निकलेगी इंशाल्लाह, वही निकलेगी। लेकिन अपना तरीका वारदात जो है हमारा, उस पर आ तो जाए ना। तो ये आपने करना, ये आपकी होम असाइनमेंट है, सवाल ये किया हुआ है, सिर्फ ये वर्किंग में इंशाल्लाह फिर आते साथ आपको करवा के दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब इसको बंद कर दें, क्लास को ले आए इधर मेरे पास, और हम फिर डिस्कस, हाँ बस यहाँ पे पॉज लगा देना, बल्कि यहाँ पे बंद कर दें, अब मैं एक्स्ट्रा क्लास की डिस्कशन कर लें, क्या टाइम रखना है। इंशाल्लाह ऑनलाइन वालों आज 2 क्लासें आएंगी जी, बंद कर दें। अल्लाह